अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड INIL, इसका फंडामेंटल प्लस रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इसकी इक्विटी, ये अमाउंट थाउजेंड्स में है जी। 25 बिलियन की इक्विटी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं तकरीबन 10 बिलियन की। करंट लाइबिलिटीज़ हैं 29 बिलियन की। तो टोटल लाइबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म प्लस करंट लाइबिलिटीज़ बनती हैं 39 बिलियन की। करंट एसेट्स हैं जी 37 बिलियन के, जिसमें 23 बिलियन की इन्वेंट्री है। बाकी क्विक एसेट्स हैं जी 13.4 बिलियन के। और कैश इनके पास है तकरीबन 4 बिलियन रुपीस। तो इस हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशो अगर देखें 1.56 बनती है। और डेट टू इक्विटी रेशो मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि 1 से नीचे होना तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनीज़ की एक निशानी होती है। 1 से ज़्यादा हो तो 1.56 तक जा सकती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की सूरत में। और ये लार्ज स्केल में फॉल करती है। इसका बड़ा ठीक ठाक नेटवर्क है, तो इस वजह से इनको फाइनेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही वजह है कि इनकी डेट टू इक्विटी रेशो काफ़ी मतलब 1 से ज़्यादा है, 1.5 प्लस हो चुकी है। करंट रेशो इनकी अगर देखें तो वो मुनासिब है 1.25। क्विक रेशो बस ठीक है, नॉट बैड नॉट गुड 0.45। तो इस हिसाब से अगर देखें तो फंडामेंटली कंपनी एक अच्छी कंपनी है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक रीजनेबल कंपनी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। कैश के मामले में भी बहुत अच्छी है जी। कैश इनके पास अच्छा खासा है और रिसेंटली इन्होंने डिविडेंड भी पे किया था। तो अब क्वार्टर के रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि तकरीबन 8 अरब रुपए की सेल बढ़ी है जी पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले में, जो कि 45% बनती है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी कम हुई है 12.48%। सेलिंग एक्सपेंसेस इनके माइनर से कम हुए 0.11% से। एडमिन कॉस्ट इनकी सेलिंग एक्सपेंसेस माइनर से बढ़े हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकी 0.40% से बढ़ी है। रिवर्सल ऑफ लॉस अलाउंस ऑन ट्रेड डेट्स वो थोड़े से बढ़े हैं 0.51%। फाइनेंस कॉस्ट इनकी तीसरा हिस्सा रह गया, मतलब 2 टाइम कम हो चुकी है। 3.29% का मार्जिन इनको बेनिफिट मिला है। ये फाइनेंस कॉस्ट कम हुई क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुए थे और इन्होंने कुछ लोन्स वगैरह भी पे ऑफ ज़्यादा किए हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके काफ़ी बड़े हैं 1.04% से। अदर इनकम इनकी थोड़ी सी समझ लीजिए कि कम हुई है, मतलब परसेंटेज के एतबार से थोड़ी, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में हाफ रह गई है। और नेट अगर अब हम प्रॉफिट की बात करें तो इस बार प्रॉफिट है जी 10.5% का। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लॉस था जी 0.6% का, मतलब 1% से भी थोड़ा सा कम था लॉस था, मगर 10.5% का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होना बड़ा रीजनेबल प्रॉफिट है जी। आफ्टर टैक्स है ये। और 2.7 बिलियन तकरीबन 2.5 अरब से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट बनता है इनका, 2.7 अरब का एक क्वार्टर का। तो ये एक बड़ा रीजनेबल गेन है। 11% प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में बेहतरी हुई है। अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर की बन रही है जी 12.56 अर्निंग पर शेयर, जबकि लास्ट ईयर लॉस पर शेयर था 1.51। अगर 3 क्वार्टर्स की इकट्ठी देखें तो 32.69 की अर्निंग पर शेयर अब तक की हो चुकी है 3 क्वार्टर की, जबकि लास्ट ईयर में 2.44 लॉस पर शेयर था। तो आप ये खुद देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त किस्म का इसमें गेन है। और तकरीबन 35 रुपये अर्निंग पर शेयर पिछले साल के मुकाबले में इंक्रीज़ हो चुकी है। टारगेट प्राइस इसकी मेरे मुताबिक दिसंबर 2021 तक के लिए 350 रुपये हो सकती है। और कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, कंपनी की प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं, कंपनी का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। और कंपनी अपनी इमेज, टॉप मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज़ और अपने टारगेट्स अचीव करने के मामले में भी इसका एक अच्छा इमेज है। तो इस हिसाब से ये कंपनी बेहतर है। स्टॉप लॉस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अभी 206 से नीचे क्लोजिंग देना, कोई भी क्लोजिंग देना, वो एक निचले लेवल पे कुछ नए प्राइसेस एक्सपोज हो जाएंगी, एक नया ट्रेंड एक्सपोज हो सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये 210 रुपये से नीचे एक भी क्लोजिंग
दे सकता है। उसकी कुछ वजह है, मतलब ये सॉलिड है, इसके ऊपर इसका वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ है 210 रुपये से ऊपर, और इसमें पिछले दिनों से कुछ मूवमेंट भी अच्छी चल रही है, वॉल्यूम भी बेहतर हुए थे और पॉजिटिव मूव है। जब डाउन आता है इसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम होता है, तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स हैं पॉजिटिव चल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर कंपनी है। तो कंपनी के बारे में अगर फर्दर डिटेल करें तो ये होल्डिंग कंपनी है बेसिकली, और इसके पास ISL जो इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड है वो उसके 56.33% शेयर्स हैं, और इसकी इट्स होली ऑन फॉरेन सब्सिडरीज IIL ऑस्ट्रेलिया, PTIL एंड IIL अमेरिका। ये ग्रुप का आप समझ लीजिए कि एक पूरा ग्रुप है, और ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में भी कंपनी रजिस्टर्ड है इनकी, इस ग्रुप का एक पार्ट है पूरा। और इस जो बाकी ये एक दूसरी एसोसिएट कंपनी में फॉल करती है, एक और पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड का ये बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कुछ 17.124% इंटरेस्ट इन इक्विटी है जी इस ग्रुप के पास। ऑस्ट्रेलिया की जो IIL ऑस्ट्रेलिया PTY लिमिटेड है, द फॉरेन सब्सिडरी है इसकी, वो इनकॉर्पोरेट हुई थी जी ऑस्ट्रेलिया में 2 मई 2014 में, और इसका बिजनेस जो मेन बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ गैल्वेनाइज्ड पाइप स्टील और प्रिसिजन स्टील ट्यूब्स एंड प्री गैल्वेनाइज्ड पाइप्स है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस ऑस्ट्रेलिया के, ये आप लोगों के सामने शो हो रहा है, और इससे हमारा वैसे कंसर्न नहीं होना चाहिए। IIL अमेरिका भी फॉरेन सब्सिडरी है बेसिकली, वो 2019 में जो इनकॉर्पोरेट हुई थी, और उसका मेन बिजनेस भी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग है। ये जो बना रहे हैं स्टील वगैरह, ट्यूब, प्री गैल्वेनाइज्ड पाइप्स वगैरह, तो मेनली इन्होंने वहाँ पे सब्सिडरीज बनाई हुई हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स भी अच्छी खासी कर रहे हैं। ये अपने ये प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं यहाँ पे, इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोकल सेल के अलावा इनकी एक्सपोर्ट भी मुनासिब है। तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। और लोकल सेल्स इनकी मैं ये सर्च कर रहा था, जिस वजह से ये स्टॉप की, मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि ये नीचे मैंने मेंशन नहीं किया था। लोकल सेल्स इनकी 84% है, और ऑलमोस्ट 16% है जी इसकी एक्सपोर्ट का पोर्शन। और एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने ये 2 कंपनीज ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका IIL अमेरिका इंटरनेशनल्स इन्होंने बनाई हुई है। ये बेसिकली इन कनाडा में बनाई थी, लेकिन इसका नाम इन्होंने इस तरह से रखा है। और ये मिलके ये पूरी कंपनी जो एक पूरा नेटवर्क बनाकर काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्लस लोकल, और अच्छा खासा डिमांड में भी इजाफा हुआ है। लेकिन स्टील में जो प्रॉब्लम अभी तक जो चल रहा है वो है जी इनका रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और उसकी वजह ये है कि चाइना ने अपने एक्सपोर्ट रिबेट जो है तकरीबन 450 या 300 स्टील की प्रोडक्ट्स हैं उन पे इन्होंने गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया रिबेट, एक्सपोर्ट रिबेट अपनी एक्सपोर्टर्स को। तो अल्टीमेटली उन्होंने उसकी प्राइसेस बढ़ा के वो अपना वो वाला पोर्शन कवर किया, जिससे पूरी दुनिया में स्टील के जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा स्टील का रॉ मटेरियल जो एज ए मटेरियल इस इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। तो इस वजह से ये फ़र्क पड़ा। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्योंकि कुछ ड्यूटीज़ इस पे कम की हैं, कुछ ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़, कुछ अदर इंपोर्ट पे जो चार्जेस हैं वो कम किए हैं, तो इस वजह से ये स्टील सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और इससे इनकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसमें थोड़ा सा मार्जिन मिलेगा इसको अपने सब्सिडी की वजह से। और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइना भी कुछ अरसे में अपनी प्राइसेस को ज़रा मेंटेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से इसकी डिमांड थोड़ी सी इंटरनेशनली कम हो रही है। तो ये है जी, बाकी इसमें कोई बाइंग सेलिंग कॉल मेरे एंड पे नहीं है, ये आप अपने हिसाब से वर्किंग करिए, अपने टारगेट इससे कम या ज़्यादा रख सकते हैं, सेफ साइड पे खेल सकते हैं, थोड़ी सी 15-20% के गेन के बाद प्रॉफिटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी अपनी चॉइस है, मैंने आपके साथ अपनी एक वर्किंग शेयर की है जस्ट।